हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और जो बुक वन चल रहा है आपको पता है, यहाँ पे बुक वन चल रहा है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इसका 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, क्वेश्चन आंसर भी करवाया जा रहा हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर या लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। सारे प्रश्न उत्तर आपको करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ चैप्टर का कंसेप्ट भी दिया जा रहा है। और चैप्टर 7 का भी ये दूसरा पार्ट है। चैप्टर 7 का एक पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर के जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। और ये भी पार्ट जो पार्ट 2 है, इसको भी मैंने काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, तो देखिएगा जरूर। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं हमारे साथ और ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे दुख की बात ये होती है कि आप लोगों में से 70-80% जो देखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे भी तो मतलब मेहनत जो मैं करता हूँ उसका भी तो कुछ ना कुछ मुझे मिलना चाहिए ना, जाहिर सी बात है। मैं भी किसी भरोसे आया हूँ, मैं आपके भरोसे हूँ, आप हो सकता है मेरे भरोसे होंगे। तो मैं जो गारंटी मैंने दी है आपको कि मैं पूरा पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, तो प्लीज अगर आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार शेड्यूल की बात करते हैं तो आपको पता ही है हमारा शेड्यूल। एक दिन पॉलिटी चल रही है और एक दिन ज्योग्राफी चल रही है। और आज जो है मंगलवार ट्यूसडे है, इस कारण जो है आज पॉलिटी चल रही है, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दे देता हूं। कल क्या हुआ था ज्योग्राफी की क्लास में, कल शायद 5 मिनट क्लास डिले रही थी। 5 मिनट डिले रहने के कारण मैंने नोटिफाई नहीं किया आपको टेलीग्राम पे। जनरली अगर क्लास डिले रहती है तो मैं नोटिफाई कर देता हूं। और साथ ही साथ अगर नोटिफिकेशन के लिए और अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और टाइम जो है 8 बजे शाम में रखी गई है, क्योंकि एक दिन पॉलिटी और एक दिन ज्योग्राफी रखी है, इसलिए 8 बजे शाम में। आगे बढ़ने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या-क्या वाले हैं और थोड़ा-सा ये भी बात करेंगे कि इससे पहले क्या-क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा है इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का जो डेफिनेशन है ये हम लोग देख चुके हैं, जो परिभाषा है ये देख चुके हैं। सुरक्षा की जो धारणा थी, जो पारंपरिक धारणा थी, ठीक है? ये हम लोग पूरा-पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बाहरी सुरक्षा के बारे में बात किया था और आंतरिक सुरक्षा के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं सुरक्षा के वो पारंपरिक तरीके कौन-कौन से हैं। कौन-कौन से तरीके अपना कर के कोई देश, कोई राष्ट्र खुद को सुरक्षित कर सकता है। हमने सुरक्षा नीति का तत्व पढ़ा था, लेकिन इसके अलावा भी सुरक्षा के पारंपरिक तरीके जो पहले से चले आ रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। और आज की क्लास में और क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में जो और हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, अपारंपरिक धारणा, जिसके अंतर्गत मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से, सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं ये कौन कौन से हैं। तो सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके ये क्या कहते हैं? अगर किसी राष्ट्र के बीच में, किसी देश के बीच में युद्ध होता है, उसमें जो हिंसा होती है ये बहुत ही सीमित होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ रूस और यूक्रेन के बारे में, तो रूस के सामने यूक्रेन अगर मिलिट्री पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सैन्य शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से बात करें, तो कहीं भी यूक्रेन रूस के सामने नहीं ठहरता। रूस जब चाहे तब अत्याधुनिक हथियार के बदौलत यूक्रेन को नेस्तोनाबूद तबाह कर सकता है। लेकिन जो पारंपरिक तरीके कहते हैं कि हिंसा का जो इस्तेमाल है यह सीमित होना चाहिए, क्योंकि मानवता की भी तो हमें रक्षा करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो आधुनिक हथियार है वो हम दूसरे देशों पे गेर देंगे, दूसरे देशों पे गिरा देंगे और वहां का पूरा जो सिविलाइजेशन है, पूरी मानवता ही खत्म हो जाएगी अपने जीतने के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका संबंध जो है युद्ध के लक्ष्य से है, यानी कि कोई देश युद्ध क्यों करता है? क्या कोई देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए युद्ध करता है, या कोई देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए युद्ध करता है, या कोई देश ऐसे भी युद्ध कर सकता है कि दूसरा देश उस पर युद्ध लाद देता है। तो युद्ध का जो लक्ष्य है यह मतलब क्लियर रहना चाहिए कि आप क्यों युद्ध कर रहे हैं या कोई देश क्यों युद्ध कर रहा है। और साधन किन-किन साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका सीधा संबंध है कि युद्ध में किस तरह के वेपन्स का, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। एक यूरोपीय परंपरा है न्याय युद्ध की।
इसमें यह कहा गया है कि किसी भी देश को जो युद्ध है उचित कारणों से करना चाहिए, अनुचित कारणों से नहीं करना चाहिए। जैसे रशिया और यूक्रेन का जो अभी युद्ध हो रहा है, तो रशिया यूक्रेन, रूस क्या कारण दे रहा है? तो रूस ये कारण दे रहा है कि यूक्रेन अगर ये हमें गारंटी दे दे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, साथ ही साथ रसिया ने जो जमीन कब्जाए हैं यूक्रेन के क्षेत्र में, ये भी अगर रसिया को मान्यता दे दे कि यह क्षेत्र रसिया का हो जाएगा, तब जाकर के युद्ध रुक जाएगा, लेकिन यूक्रेन मानता नहीं है। ये रसिया की तरफ से उचित कारण है जिस वजह से रूस युद्ध कर रहा है। तो उचित कारण होने चाहिए युद्ध करने के, जैसे आत्मरक्षा। अब यूक्रेन की तरफ से समझते हैं यूक्रेन क्यों युद्ध कर रहा है। यूक्रेन अपनी रक्षा में युद्ध कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है रूस के साथ। दूसरों को जनसंहार से बचाने हेतु अगर कोई देश जनसंहार में फंसा हुआ है, तो या किसी देश में जनसंहार हो रहा है, तो वहां पर भी आप युद्ध करके वहां के जनसंहार को, वहां के लोगों को बचा सकते हैं। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके और भी है, इस पे भी बात करते हैं कि युद्ध में जो है, जो न्याय युद्ध की अवधारणा है, इसमें क्या कहता है कि युद्धों में जो साधन है, इसका सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास आप बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, तो सबका सब कुछ अपने से कमजोर और छोटे देशों पर सब कुछ इस्तेमाल कर देंगे, जिससे छोटे देशों, जो आपका जो लक्ष्य था, जिस उचित कारणों से आप युद्ध कर रहे थे, वह कारण ही खत्म हो जाए और आप पूरी मानवता, पूरा देश को ही खत्म कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई निहत्था व्यक्ति है, तो इस पे युद्ध नहीं, उस पे उसके साथ युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे जैसे अगर मान लीजिए रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रूस ने क्या किया, यूक्रेन में इंटरफेयर किया है, तो यूक्रेन के जो नागरिक हैं उनको नहीं मारा जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो शत्रु आत्मसमर्पण करते हैं उनको नहीं मारना चाहिए। आपको 1971 का युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान का, जो बांग्लादेश के मुद्दे पर हुआ था। बांग्लादेश के पाकिस्तान के, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने, आत्मसमर्पण किया है। तो उस युद्ध, जो यूरोपीय परंपरा है न्याय युद्ध की, इसके अनुसार जो भी सरेंडर कर चुका है, जो आत्मसमर्पण कर चुका है, उस पे हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए। साथ ही साथ बल का इतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए, या शक्ति का, सेना का इतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए कि वह एक सीमा तक सीमित हो, असीमित प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और बल का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब बाकी उपाय जो है ये असफल हो जाए। कहने का सेंस है, अगर बातचीत का कोई तरीका नहीं निकल रहा है, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, दूसरा देश, सामने वाला देश अड़ ही गया है कि नहीं हम ऐसा करेंगे करें, तब जाकर के बल का प्रयोग किया जाता है। और देशों के बीच किसी न किसी रूप में सहयोग होना चाहिए। ये कोई 3 रूप हैं जिस जिस वजह से कोई देश आपस में सहयोग करते हैं, या पूर्व में ऐसा कर चुके हैं। ये कौन से 3 तरीके हैं, इसके भी बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। वो देशों के बीच जो है सहयोग कैसे हो सकता है? पहला है निरस्त्रीकरण, यानी जो हथियार है उसको हम खत्म कर दें। जैसे हाल-फिलहाल में न्यूज़ आई थी कि अमेरिका ने अपने जो रासायनिक हथियार है, इसको खत्म कर दिया, ठीक? इसको खत्म कर दिया है, तो उसी तरह का कुछ हथियार है, इसको निरस्त करके। साथ ही साथ अस्त्र नियंत्रण करके, यानी जो अस्त्र बनाए जा रहे हैं, जो हथियार बनाए जा रहे हैं, जो सैन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं, इस पर नियंत्रण लगा करके उसके उत्पादन की संख्या, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उत्पाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम बना रहे हैं, उसको कम करके, और साथ ही साथ दुश्मन देशों के साथ विश्वास बहाली करके हम क्या कर सकते हैं, देशों के बीच, या कोई भी देश अपने दुश्मन देशों के बीच अपने पड़ोसी के साथ सहयोग स्थापित कर सकता है। तीनों पर एक-एक करके बात करते हैं हम लोग। तीनों पे बात करते हैं। पहला जो है, शायद आपको कुछ वर्ड नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इस तरफ आऊँगा तो मैं खुद को हाइड कर लूँगा। अभी मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ खुद को, ठीक है? पहला जो कहता है निरस्त्रीकरण, मतलब किसी खास तरह का जो हथियार है, अगर कोई देश बना रहा है, कोई देश उसका भंडारण कर रहा है, यानी जमा कर रहा है, या किसी खास तरह का हथियार कोई देश बना चुका है, वह उसका अधिग्रहण कर रहा है, इस कंडीशन में उस हथियार का निरस्त्रीकरण कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसे कन्वेंशन हुए, कुछ ऐसी संधियां हुई हैं जिससे इस तरह के हथियार को निरस्त किया गया है, जैसे कि जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। यह 1972 में हुआ था इस पे साइन, और यह लागू हुआ 1975 में लागू हुआ था। वहीं मैं बात करूं कि इसी प्रकार का एक और हथियार था, रसायन हथियार। इसके ऊपर भी संधि हुई थी 1993 में, और 193 देश शामिल है, और इसका जो लागू हुआ था यह 1997 में लागू हुआ था। और हाल फिलहाल, अगर आप लोग न्यूज से अपडेट रहते हैं, तो हाल फिलहाल ही
अमेरिका ने अपने रासायनिक हथियार को खत्म कर दिया है, निरस्त कर दिया, ऐसे कह सकते हैं। अपने उसका जो रासायनिक हथियार है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। खुद से ही वो किया है, किसी और देश ने नहीं किया है, क्योंकि जो डेडलाइन थी इसकी, यह सितंबर 2023 रखी गई थी। सितंबर 2023 रखी गई थी और एकमात्र देश दुनिया में अमेरिका था जिसके पास रासायनिक हथियार थे, लेकिन अब वो भी नहीं बचा। जो रासायनिक हथियार होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं? किसी तरह का जहरीला रसायन होता है, वह हवा में छोड़ दिया जाता है और उस एरिया में, हवा में वह रसायन घुल जाता है और वहाँ के लोगों को वह इफेक्टिव करता है सांस के द्वारा। चमड़े उसका चर्म कैंसर हो जाता है जिसको चर्म रोग बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे ये हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं जिस वजह से आदमियों की मृत्यु हो जाती है। और वहीं जैविक हथियार क्या होते हैं? कोरोना आपको याद होगा, कोरोना एक तरह का जैविक हथियार कह सकते हैं, एग्जाम्पल अगर ले तो। ठीक है, कोरोना एक तरह का जैविक हथियार, यानी कि कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से उसने मानवता को प्रभावित किया था, इस तरह का जैविक हथियार होता है। इसमें जनरली जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, फंगस होते हैं, इस सब का यूज़ किया जाता है। पहला हो गया। अब जो है दूसरा है, पहला निरस्त्रीकरण, दूसरा है अस्त्र नियंत्रण। ये दोनों हथियार है, जैविक हथियार कह ले, रासायनिक हथियार कह ले, या एक और हथियार होते हैं, ठीक है, जिनको हम सामूहिक संहार के हथियार कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको हम? सामूहिक संहार के हथियार। सामूहिक संहार के हथियार, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं सामूहिक संहार के जो हथियार हैं? पहला है रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये कभी कैसे भी लिखा जा सकता है हथियार। दूसरा हम कह सकते हैं जैविक हथियार। दूसरा हम कह सकते हैं जैविक हथियार। और तीसरा हम कह सकते हैं, तीसरा जो है इसका, इसके अंदर परमाणविक हथियार, परमाणविक हथियार, यानी कि जिसको हम परमाणु हथियार कहते हैं। तो जो खास करके रूस था, यूएसएसआर उस समय में, यूएसएसआर और यूएसए जो था, इसने क्या किया? इसने रासायनिक हथियार संधि और साथ ही साथ जैविक हथियार संधि पे हस्ताक्षर किया। लेकिन जो अन्य सामूहिक संहार के हथियार थे, जैसे परमाणविक हथियार या परमाणु हथियार के, इस पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया। और इसको कंट्रोल करने के लिए इन दो देशों के बीच, इन दो महाशक्तियों के बीच अन्य संधियां हुई है, जिसको हम अस्त्र नियंत्रण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम अस्त्र नियंत्रण के नाम से जानते हैं। कौन-कौन सी है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, एबीएमटी, ये 1972 में हुआ था। उसी तरह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि अब क्या होता है ये समझिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि क्या होता है? मान लीजिए, ठीक है, ये अर्थ का भाग है, सपोज करते हैं ये अर्थ का भाग है, पूरा पृथ्वी नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, और ये वायुमंडल है, ठीक है, ये क्या है? वायुमंडल है। थोड़ा मैं अच्छे से लिख दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है वायुमंडल। कोई एक देश है जो यहाँ पे है और कोई एक देश है जो यहाँ पर है। मान लीजिए ये दोनों दुश्मन है, सपोजेट किसी कारण से दुश्मनी हो गई है। यह है देश ए, यह देश ए और यह देश बी। इसको हम क्या बोलेंगे? अर्थ बोलेंगे। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसको हम अर्थ बोलेंगे, पृथ्वी बोलेंगे, ठीक है। यह देश है, देश बी है। अब ये बैलिस्टिक हथियार क्या होता है कि अगर देश ए और देश बी के बीच में जो दुश्मनी है, तो देश ए क्या करेगा? बैलिस्टिक हथियार के रूप में जो बैलिस्टिक हथियार होते हैं, ठीक है, जो बैलिस्टिक हथियार होते हैं यहाँ से सीधा लॉन्च होगा और वो जाएगा वायुमंडल में। ठीक है, कहाँ जाएगा? वायुमंडल में। बैलिस्टिक हथियार उसके बाद वायुमंडल से होते हुए दुश्मन देशों पे जाके गिरेगा। उसी प्रकार से अगर ये बैलिस्टिक हथियार का यूज करेगा तो ये भी बैलिस्टिक हथियार कहाँ जाएंगे? वायुमंडल में। उसके बाद वायुमंडल से होते हुए फिर दुश्मन देशों पे जाकर के गिरेगा। तो ये बैलिस्टिक हथियार होते हैं और बहुत 1970 के दशक से पहले या 1970 के दशक तक दोनों महाशक्तियों ने, यूएसए और यूएसएसआर ने, बहुत ज्यादा बैलिस्टिक हथियार बना लिए थे। और बैलिस्टिक हथियार की खासियत यह है कि इसमें से जो सामूहिक संहार के हथियार है, जैसे कि केमिकल हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, परमाणविक हथियार, इसको भी ले जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है इसकी खासियत कि यह इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होता है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये मिसाइल ट्रेवल कर सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इसीलिए दोनों महाशक्तियां, यूएसए
यूएसए और यूएसएसआर ने 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी की थी उन दोनों ने, ताकि इस तरह के मिसाइल के प्रोडक्शन पे, इस तरह के मिसाइल का जो बहुत बड़े पैमानों पर उत्पादन होता है, और साथ ही साथ इस मिसाइल से बचने के लिए जो दोनों देशों ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था कि इसको हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देंगे। इसको बनाने में जो होड़ लगी थी, इससे क्या होता, संसाधन, पैसे, सबकी बर्बादी हो रही थी। इसीलिए दोनों महाशक्तियों के बीच संधि हुई थी 1972 में, जिसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि के नाम से जाना गया। उसके बाद सामरिक अस्त्र परिसीमन, जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं देशों के पास, कोई मिसाइल हो गया, इसको परिसीमन करने के लिए, यानी कि अगर एक महाशक्ति किसी दूसरे दूसरे देशों में रखा हुआ है, कोई ज्यादा मात्रा में रखा हुआ है, तो उसको कम किया जाए, दूसरे देशों से वापस लिया जाए, यही इसी सब के बारे में संधि हुई थी। उसके बाद सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी कि जो बहुत सारे हथियार बनाए जा रहे हैं, कन्वेंशनल हथियार बनाए जा रहे हैं, इसको कम बनाया जाए। और उसके बाद जो हुआ था परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुआ था। हालांकि परमाणु हथियार संधि या कोई अस्त्र नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस संधि ने क्या किया, परमाणु हथियार के अप्रसार पे, परमाणु हथियार के प्रसार पे रोक लगा दिया, यानी कि परमाणु हथियार फैले नहीं। यह संधि कहती है कि 1968 से पहले जितने देशों ने परमाणु हथियार बना लिया था और उसका प्रक्षेपण कर लिया था, यह संधि उन देशों पर लागू नहीं होती, बाकी दुनिया के सभी देशों पर लागू होती है। और इसलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में हुआ था। ठीक है, 1974 में हुआ था, और भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। तो अस्त्र नियंत्रण में परमाणु अप्रसार को रोका गया था जनरली। और तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो है, अगर किसी मतलब जो विश्वास कैसे बहाली किया जाए, जो सैन्य टकराव होता है, यानी कि सेना जो लड़ती है, या प्रतिद्वंदता वाले जो देश होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, ये सभी जो देश है, इनके बीच क्या कर सकते हैं ये लोग, ये देश सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, किससे रिलेटेड, सेना से रिलेटेड। उसके बाद अपने फौजी मकसद को कुछ हद तक बता सकते हैं कि उसके फौजी के मकसद क्या है, वह फौज जो रख रही है उसका क्या मकसद है, और कुछ हद तक सैन्य योजनाओं के बारे में भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देश बताएगा, दोनों देश ऐसा करेंगे तब जाकर के विश्वास बहाली होगी। उनके पास किस तरह के हथियार है, किस तरह के सैन्य बल है, और किस तरह के हथियार है, उनको कहाँ तैनात किया गया है, ये बताकर भी हम, या कोई देश एक दूसरे पर विश्वास बहाली कर सकता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें थी, जो तीन बातें, निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली, ये आपको समझ में आ गया। जो देशों के बीच सहयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में था। अब हम लोग बात करेंगे कि सुरक्षा के जो अपारंपरिक तरीके हैं, ये कौन-कौन से हैं, या सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है, ये क्या है? चलिए देखते हैं सुरक्षा के जो अपारंपरिक धारणा है, ये क्या है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, ठीक? इसमें कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में सबसे पहले मानवीय अस्तित्व पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, मानवता की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ वैश्विक सुरक्षा के भी हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसमें क्या है कि मानवीय अस्तित्व पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको शामिल किया गया, और मानवीय अस्तित्व पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, तो इसमें हम कैसे वैश्विक सुरक्षा को छोड़ सकते हैं। जो मानव है विश्व में तो रह रहा है, एक कोई भारत में रह रहा है, कोई पाकिस्तान में, कोई चीन में, कोई अमेरिका में, कोई ब्रिटेन में, कोई फ्रांस में, तो मानव जो रह रहा है, हम पूरा मानव के अस्तित्व पर ही बात करेंगे, तो इसलिए इसमें विश्व सुरक्षा की बात की जाएगी। इसमें जो है संदर्भी, यानी कि सुरक्षा किसको दी जाए, इसके तीन तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। जो सुरक्षा के पारंपरिक धारणा थे, उसमें संदर्भी कौन था? उसमें संदर्भी था किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय अखंडता, उस राष्ट्र की स्वतंत्रता, ये सब क्या थे? किसी राष्ट्र के संदर्भी थे। लेकिन अगर हम अपारंपरिक धारणा में बात करें, तो इसमें संदर्भी कौन है? संदर्भी कौन है? जो मानव का अस्तित्व है, यही है, यानी कि खुद मानव है। उसको किस चीज से सुरक्षा दी जानी चाहिए, किन खतरों से सुरक्षा हो, और उस सुरक्षा के तरीके कौन-कौन से हैं, ये कुल तीन तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। मैं बात करूंगा यहाँ पे कि सुरक्षा के जो पारंपरिक धारणा के प्रतिपादक है, इन्होंने कहा यहाँ पे अपारंपरिक होगा, ठीक है? ये पारंपरिक नहीं होगा, यहाँ पे अपारंपरिक होगा।
क्योंकि हम अपारंपरिक धारणा पढ़ रहे हैं। सुरक्षा के जो भी अपारंपरिक धारणाओं को जिन्होंने भी दिया, उनके प्रतिपादकों ने कहा था, यानी जिन्होंने ऐसा दिया था, जिन्होंने ऐसा बताया था कि सिर्फ राज्य ही नहीं, यानी कि देश, पॉलिटी में राज्य का संदर्भ देश से होता है, राष्ट्र से होता है। सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदाय, या यूं कहे कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की इस अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा या विश्व की सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है। क्यों सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को विश्व की सुरक्षा या मानवता की सुरक्षा कहा जाता है? क्योंकि इसमें सुरक्षा की जो जरूरत है, किसी राष्ट्र के लिए ही नहीं, किसी व्यक्ति या किसी समुदायों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को चाहिए सुरक्षा। इसलिए इस सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा को सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा कहा जाता है। तो जो दो टर्म यहाँ पर है, मानवता की सुरक्षा और दूसरा है, पहला है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व सुरक्षा या विश्व की रक्षा। इसके बारे में हम लोग एक-एक करके बात करने वाले हैं। पहले है मानवता की सुरक्षा, ठीक है? कुछ शब्द जो है कट रहे होंगे, मैं अपने आप को हाइड करता हूँ यहाँ से। मानवता की सुरक्षा में कहा गया है कि जनता की जो सुरक्षा है, यह राज्यों से बढ़कर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि राज्य की सुरक्षा जरूरी नहीं है। राज्य की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अगर कोई राज्य सुरक्षित है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की जनता भी सुरक्षित होगी। बात करें अभी मणिपुर की, बात करें मणिपुर की, अगर मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं होता, तो ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे दुनिया में देश हैं। तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा जल्दी रिलेट करिएगा इसलिए। कि मणिपुर राज्य सुरक्षित है, भारत के अंदर है, भारत का इंटरनल मैटर है, मणिपुर सुरक्षित है, लेकिन क्या वहाँ की जो जनता है ये सुरक्षित है? कुकी और मैतेई समुदाय के बीच इतना ज़्यादा हिंसक झड़प चल रहा है, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, आपको पता होगा। इसलिए कोई राज्य सुरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की जनता भी सुरक्षित है। इसलिए यहाँ पे जनता की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर माना गया है। व्यक्तियों को हिंसा यानी खून खराबे से बचना चाहिए, खून खराबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मानवता की सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं और मणिपुर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें किस चीज पे जोर दिया जाता है? कोई अकाल आ गया, ठीक है? कोई अकाल है, यानी कि अकाल होता है जो खाद्यान्न की कमी होती है, खाद्यान्न का संकट हो जाता है, यानी कि जो अनाज है वह उपलब्ध नहीं है वहां के लोगों के लिए। महामारी आ गई, जैसे कोविड-19 हो गया, आपदाएं हो गई, प्राकृतिक आपदा, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं पे बादल फट गया, कहीं पे भूस्खलन हो गया, कहीं पे भूकंप आया, कहीं पे सुनामी आई, तो ये सब आपदाओं में शामिल किया जाता है। तो मानवता की सुरक्षा में अकाल, महामारी और आपदाओं को शामिल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में युद्ध से, जनसंहार से और आतंकवाद से इतने लोग नहीं मरे जितने कहीं ज्यादा लोग अकाल से, महामारी से और प्राकृतिक आपदा से मरे हैं। व्यापक अर्थ में हम बात करें तो आर्थिक सुरक्षा यानी कि अभाव से मुक्ति। आर्थिक सुरक्षा ये नहीं हुआ कि आदमी के पास पैसे होने चाहिए, और पैसा होगा तो आदमी संसाधन खुद ब खुद जुटा लेगा, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं उसकी अच्छी हो जाएगी, उसके बाल बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। तो इसलिए आर्थिक सुरक्षा का सीधा सा अर्थ है व्यापक अर्थ में जो अभाव से मुक्ति और मानवीय गरिमा यानी कि भय से मुक्ति, उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता, इस पे जोर दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मानवता की सुरक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें, ये मैंने आपको बता दिया है और आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट था हमारा वैश्विक सुरक्षा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसकी जो अवधारणा उभरी थी ये 1990 के दशक में उभरी थी। वैश्विक सुरक्षा के अंतर्गत हम किन-किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? किन-किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? ग्लोबल वार्मिंग, जिसको वैश्विक ताप वृद्धि कहा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, ये सब सुरक्षा के वैश्विक अवधारणा में, या यूं कह सकते हैं वैश्विक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। एड्स हो गया, कोई बीमारी है, बर्ड फ्लू ये भी बीमारी है। एड्स महामारी का भी एक समय रूप ले चुकी थी, बर्ड फ्लू भी महामारी का एक समय रूप ले चुकी थी। इस जैसे जो महामारी है, इस जैसे मुद्दे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जिन मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग से कोई एक देश नहीं निपट सकता, दुनिया के सभी देशों को मिलकर ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना पड़ेगा। यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि है, दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी न किसी कारणवश से, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री है जिससे धुआं निकलता है, बहुत सारे मोटरसाइकिल वगैरह चलते हैं, कार है,
बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से वैश्विक तापमान वृद्धि होती है। चूल्हे पर कहीं खाना बनता है, इससे भी वैश्विक तापमान वृद्धि होती है। तो इसको कंट्रोल करना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। एड्स से लड़ना किसी एक देश के बस बस की बात नहीं है। बर्ड फ्लू जैसे भी महामारियां हैं, ये दुनिया के सभी देश, या यूं कह सकते हैं कि जब सभी देश एक साथ आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा, तब जाकर के इन सब चीजों से लड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें कि अगर वैश्विक ताप वृद्धि होती है तो इससे क्या होगा। अगर वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र का जल सिर्फ 2 मीटर अगर ऊपर उठ गया, सिर्फ 2 मीटर अगर ऊपर उठ गया, तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। ठीक, लगभग पूरा मालदीव डूब जाएगा। ये भारत के आसपास के देश है, भारत के पूर्व में जो पूर्वोत्तर भारत है और बांग्लादेश, इसके बीच जो पूर्वोत्तर भारत है, माफ कीजिएगा, जो पूर्वोत्तर भारत और जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इसके बीच में बांग्लादेश है। भारत के दक्षिण साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड की बात करें, जस्ट नीचे देखिएगा मालदीव है, थाईलैंड है। अगर थाईलैंड भी क्या होगा, 50% डूब जाएगा अगर दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिर्फ समुद्र तल जो है 2 मीटर उठ जाता है, यानी कि समुद्र में पानी का लेवल 2 मीटर उठ जाता है। क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो जितने ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर बर्फ के बने होते हैं, ये पिघल जाएंगे, और ये पिघलेंगे तो जाएंगे कहाँ, समुद्र में, जिससे होगा क्या, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो ये सारी हानियां, ये सारी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो ये जो जो बातें थी, ठीक है, वैश्विक सुरक्षा से रिलेटेड, मानवता की सुरक्षा से रिलेटेड, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हम सेशन को खत्म करने से पहले यह भी देख लेते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट नेक्स्ट, यानी कि अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो खतरे के नए नए स्रोत आ रहे हैं, ये कौन कौन से स्रोत हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पे काफी अच्छे से बात करना है, काफी अच्छे से समझना है हमें। मानवाधिकार और इसके जो 3 प्रकार है, इसके बारे में भी बात करने हैं। रवांडा में जो जनसंहार हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये भी बात करेंगे। कुवैत पर इराक का जो आक्रमण हुआ था, पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेनाएं ने जो हिंसा की थी, वैश्विक निर्धनता, इस सब पे भी बात करेंगे। यानी कि मानवाधिकार की जो रक्षा की बात की जा रही है, ये नरसंहार हुआ, जो जनसंहार हुआ, वहां पे क्या हुआ था, क्यों मानवाधिकारों की रक्षा नहीं की गई, मानव के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई। इराक में जो कुवैत पर जो हमला हुआ था, इसमें क्यों नहीं ऐसा हुआ। पूर्वी तिमोर में जो ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भारत की जो सुरक्षा रणनीतियां हैं, इससे रिलेटेड भी हम लोग चैप्टर में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सेशन को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। बहुत ही कम लोग हैं जो शेयर नहीं करते, मुझे बहुत ही दुख होता है कि इतना अच्छा एफर्ट लगाने के बावजूद भी आप लोग शेयर नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना, देख लेना लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक ना। सब्सक्राइब करोगे पैसा लग जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करना। सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है आप लोगों को बताने में। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। आप लोगों ने कमेंट करना बंद कर दिया है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।